नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 5 नहीं होना बीमार के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। वैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही मनपसंद वीडियो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप इसे प्रेस कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा खोजबीन से संबंधित। कहानी में से वे वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं। तो कहानी में यहाँ पर ये वाक्य देखिए, मैं रजाई से निकला ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सर्दी का मौसम चल रहा था, क्योंकि सर्दी के मौसम में ही हम रजाई ओढ़ते हैं। ठीक है, तो कहानी के इस वाक्य से पता चलता है कि कहानी में सर्दी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से वाक्य लिखेंगे, मैं रजाई से निकला ही नहीं। फिर अगला वाक्य हमें दिया गया कि बच्चों को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया। अब हमें बताना है कि कहानी के किस वाक्य से हमें पता चलता है कि बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया। तो वो वाक्य है, आपको कहानी में से ही छांटना है। इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। फिर अगला देखते हैं, बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है। उसकी किस बातों से पता चलता है? और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। अगर आपने पाठ को, इस कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं। फिर अगला देखिए, बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है। तो ये किस वाक्य से हमें पता चलता है? कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। अब अगला प्रश्न देखिए, शीर्षक। अगला प्रश्न है शीर्षक। आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम नहीं होना बीमार है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि इस कहानी का यह नाम उपयुक्त है या नहीं। अपने उत्तर के कारण भी बताइए। यह नाम उपयुक्त है क्योंकि कहानी में बच्चा बीमारी का बहाना बनाता है, लेकिन दिन भर की परेशानी और भूखे रहने के बाद उसे महसूस होता है कि बीमार होना अच्छा नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैं इस कहानी को झूठी बीमारी की सच्ची सजा नाम देना चाहूँगा, क्योंकि कहानी में बच्चा झूठ बोलकर बीमारी का बहाना करता है
और उसे पूरे दिन भूखा, अकेला और परेशान रहना पड़ता है, जो उसकी सजा बन जाती है। तो क्या नाम सही रहेगा इस कहानी के लिए? झूठी बीमारी की सच्ची सजा। अगर आपको इसके अलावा कोई और नाम सूझता है या आपके दिमाग में आता है तो उसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अभिनय। कहानी में से चुनकर कुछ संवाद नीचे दिए गए हैं। आपको इन्हें अभिनय के साथ बोलकर दिखाना है। प्रत्येक समूह से बारी-बारी से छात्र-छात्राएं कक्षा में सामने आएंगे और एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। तो इसमें आपको एक्ट करना है, ठीक है? अभिनय। तो ये सभी वाक्यों को आपको पढ़ते हुए एक्ट भी करना है साथ में। तो कौन-कौन से वाक्य हैं? बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। आपको पता नहीं चला, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द? फिर नाना जी बोले आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। अगला प्रश्न चेहरों पर मुस्कान, मुंह में पानी से संबंधित। इस कहानी में अनेक रोचक घटनाएं हैं जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, यानी मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी आ जाती है। इस कहानी में किन बातों को पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, उन्हें रेखांकित कीजिए। तो कहानी में कई ऐसे वाक्य थे जिन्हें पढ़कर हमें हंसी आ रही थी, मुस्कान हमारे चेहरे पर आ रही थी। जैसे, क्या ठाड हैं बीमारों के भी? मैंने सोचा ठाड से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। और दूसरा, पूरा हाथ भी सान रहा है जब मुन्नू आम खा रहा था, उस समय के दृश्य की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है? कि कैसे खा रहा है बुक्खड़ कहीं का, जैसे कभी आम खाया ही ना हो, ठीक है? उन वाक्यों को पढ़कर मुझ चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। फिर अगला, और बनो बीमार। जब उसे पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है लेखक को और अकेला रहना पड़ता है, तब उसे एहसास होता है कि मुझे ये बहाना नहीं बनाना चाहिए था, इससे अच्छा तो होता स्कूल चला जाता। और फिर वो क्या कहते हैं, और बनो बीमार, कि बहुत ही अक्लमंद समझ रहे थे तुम अपने आप को, समझदार बुद्धिमान समझ रहे थे, और बनो बीमार, अब तुम्हारी यही सजा है। फिर अगला प्रश्न, इस कहानी में किन वाक्यों को पढ़कर आपके मुंह में पानी आ गया था, उन्हें रेखांकित कीजिए। इन्हें रेखांकित करने के लिए आप किसी अन्य रंग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, ठीक है? अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। तो इन वाक्यों को पढ़कर मुंह में जो है वो पानी आ जाता है। तो यहाँ पर भी वो पंक्तियां पाठ में दी गई हैं, तो आप इन्हें रेखांकित कर सकते हैं। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, कि इन वाक्यों को पढ़कर मुंह में पानी आ जाता था। और आगे भी दिया गया है, अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। अब अगला प्रश्न, लेखन के अनोखे तरीके। मैं बिना आवाज के दरवाजे तक गया और ऐसे झांक कर देखने लगा जिससे किसी को पता ना चले कि मैं बिस्तर से उठ गया हूँ। इस बात को कहानी में इस प्रकार विशेष रूप से लिखा गया है। दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा, कि इस तरह से कहानी में दिया गया है। और इसका अर्थ क्या है कि मैं बिना आवाज किए दरवाजे तक गया और ऐसे झांक कर देखने लगा जिससे किसी को पता न चले कि मैं बिस्तर से उठ गया हूँ। इस कहानी में अनेक स्थानों पर वाक्यों को विशेष ढंग से लिखा गया है। साधारण बातों को कुछ अलग तरह से लिखने से लेखन की सुंदरता जो है वो बढ़ सकती है। जैसे, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, कहानी में ढूंढिए कि इन बातों को कैसे लिखा गया है। तो पहला दिया गया है, ऐसा लगा मानो हमें देखकर सुधाकर काका
खुश हो गए। तो कहानी में लिखा गया है, हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। फिर अगला दिया गया है हमें वाक्य, खिड़कियां बहुत बड़ी थी और उनके बाहर हरे पेड़ हवा से हिल रहे थे। यानी बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। कहानी में इस तरह से लिखा गया है। नंबर 3, वहां केवल लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, कि सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। इस वाक्य को कहानी में इस तरह से लिखा गया है। फिर अगला देखिए, फुसफुसाने की आवाजों के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी। तो इस वाक्य को कहानी में किस तरह लिखा गया है, बाकी एकदम शांति। फिर अगला देखिए, बीमार लोगों के बहुत मजे होते हैं। तो इसे कहानी में किस तरह लिखा गया है, क्या ठाड़ हैं बीमारों के भी। फिर अगला देखिए, मैं झूठ मूठ बीमार पड़ जाता हूं। तो इसे कैसे लिखा गया है कहानी में, चलो बीमार पड़ जाते हैं। अब अगला प्रश्न, विराम चिन्ह। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। पिछले पृष्ठ पर यानी पिछले पेज पर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। इन वाक्यों में आपको कुछ शब्दों से पहले या बाद में कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये जो वाक्य हैं, इसमें जो आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह के चिन्ह, ठीक है, ये हो गया। ये जितने भी चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। अपने समूह के साथ मिलकर नीचे दिए गए विराम चिन्ह को कहानी में ढूंढिए। ध्यानपूर्वक देखकर समझिए कि इनका प्रयोग वाक्यों में कहाँ कहाँ किया जाता है। आपने जो पता किया उसे नीचे लिखिए, ठीक है। तो ये दिए गए हैं विराम चिन्हों के नाम, ठीक है, और कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, जब वाक्य पूरा हो जाता है और विचार समाप्त होता है। जैसे नानी जी चली गई, वाक्य खत्म हो गया तो विराम चिन्ह लगा दिया, ठीक है। और अल्प विराम कोमा कब लगता है, एक ही वाक्य में कई बातें हों या किसी सूची के रूप में, जैसे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है, तो उनके मध्य में क्या लग गया, ये विराम चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर लगा था पूर्ण विराम। फिर अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये कब लगता है, जब कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या हुआ, तो प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया यहाँ पर। या आप कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया, ठीक है। फिर अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह, कहाँ प्रयोग किया जाता है, आश्चर्य, खुशी या दुख जताने के लिए, ठीक है। जैसे हे भगवान, उसके बाद लग गया ये, या बुक्खड़ कहीं का, या जब आप कई बार कहते हैं ओह, हाय, ठीक है, वाह, इन सभी शब्दों के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है उद्धरण चिन्ह, जब किसी के शब्द ज्यों के त्यों लिखे जाएं, वैसे के वैसे लिखे जाएं, ठीक है। जब किसी के शब्द ज्यों के त्यों लिखे जाएं, जैसे उसने बताए वैसे के वैसे लिखे जाएं। जैसे बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा, ठीक है। तो ये दिए गए हैं उद्धरण चिन्ह। इन चिन्हों के प्रयोग से लेखन में भाव स्पष्ट होता है। जब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि लेखक क्या कहना चाहता है, और पढ़ने में भी रोचकता बनी रहती है। इंटरेस्ट जो है पढ़ने में कहानी को बना रहता है। अगला प्रश्न है, कैसी हो गली। मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। आपने कहानी में बच्चे के घर के साथ वाली गली के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी हैं। उन बातों और अपनी कल्पना के आधार पर उस गली का चित्र बनाइए।
जब हमने कहानी में पढ़ा था, जहाँ पर बच्चा कह रहा था कि टेलीफोन की तार पर कितनी चिड़िया बैठी होगी, कि नंदूराम हलवाई क्या कर रहा होगा, कि उसने घी का बर्तन चढ़ाया कि नहीं। जहाँ पर भी हमने ये वाक्य पढ़े थे, तो हमें उस गली का जो है चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आप सुंदर सा कहानी को पढ़कर उस गली की जो भी बातें आपने पढ़ी उसे ध्यान में रखते हुए एक सुंदर सा गली का चित्र बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पाठ से आगे। आपकी बात। बच्चे ने अस्पताल के वातावरण का विस्तार से सुंदर वर्णन किया है। इसी प्रकार आप अपनी कक्षा का वर्णन कीजिए। मेरी कक्षा साफ सुथरी और हवादार है। दीवारों पर शैक्षिक चार्ट लगे हैं और काले रंग की बड़ी श्याम पट्टी है, यानी ब्लैक बोर्ड। सभी बच्चे अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर ध्यान से पढ़ते हैं। शिक्षक बहुत अच्छे से समझाते हैं और समय पर मस्ती भी करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कहानी में बच्चे को घर में अकेले दिन भर लेटे रहना पड़ा था। क्या आप कभी कहीं अकेले रहे हैं? उस समय आपको कैसा लग रहा था? आपने क्या क्या किया था? हाँ, एक बार जब सब लोग किसी शादी में गए थे, मैं अकेला घर पर रह गया था। शुरुआत में मजा आया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोरियत होने लगी, यानी बोर होने लगे। फिर मैंने टीवी देखा, किताबें पढ़ी और फिर सो गया। फिर अगला प्रश्न, कहानी में आम खाने वाले मुन्नू को देखकर बच्चे को ईर्ष्या हुई थी। क्या आपको कभी किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है, यानी जलन हुई है? ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। आपने तब क्या किया था ताकि यह भावना दूर हो जाए? तो इसके उत्तर में आप अपना अनुभव लिखेंगे। जैसे, हाँ, मुझे एक बार मेरे दोस्त की सफलता से ईर्ष्या हुई थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। मैंने सकारात्मक सोच रखी, यानी पॉजिटिव सोच रखी, और ईर्ष्या दूर हो गई। मेरी जलन जो है दूर हो गई कि मुझे उसकी सफलता से जलना क्यों है। खुद मेहनत करता हूं मैं ताकि मैं सफल हो जाऊं। ठीक है, और उससे क्या है, पॉजिटिव सोच रखी, और ईर्ष्या जो है, आपकी जो जलन है वो दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न, कहानी में नाना जी नानी जी बच्चे का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। आपके घर और विद्यालय में आपका ध्यान कौन कौन रखते हैं और कैसे? मेरे घर में माता पिता मेरा ध्यान रखते हैं। वे समय पर खाना देते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं और प्यार से बातें करते हैं। विद्यालय में शिक्षक मेरा ध्यान रखते हैं। वे पढ़ाते हैं, समझाते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं। अगला प्रश्न, आप अपने परिजनों और मित्रों का ध्यान कैसे रखते हैं? क्या क्या काम करते हैं या क्या क्या नहीं करते ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो? तो आप लिखेंगे, मैं समय पर काम करता हूँ, शोर नहीं मचाता, उनकी बात ध्यान से सुनता हूँ, बीमार हो तो मदद करता हूँ, उन्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ। अगला प्रश्न बहाने से संबंधित। कहानी में बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। क्या आपने कभी किसी कारण से बहाना बनाया है? यदि हाँ, तो उसके बारे में बताइए। उस समय आपके मन में कौन कौन से भाव आ जा रहे थे? आप कैसा अनुभव कर रहे थे? हाँ, एक बार मैंने होमवर्क ना करने पर स्कूल ना जाने का बहाना बनाया था। उस समय डर, झिझक और पछतावा महसूस हो रहा था। मन में डर था कि झूठ पकड़ा ना जाए, और बाद में गलती का एहसास हुआ। तब समझ आया कि सच बोलना और जिम्मेदारी निभाना ज़्यादा अच्छा होता है बहाने करने से। फिर अगला प्रश्न, आम तौर पर बनाए जाने वाले बहानों की एक सूची बनाइए। जो हम कभी-कभार जो बहाने बना लेते हैं, वो किस तरह के बहाने होते हैं? कि अगर आप अपना होमवर्क नहीं करते हो, ठीक है? तो जब आप स्कूल जाते हो, आपके टीचर आपसे पूछते हैं, तो आप क्या-क्या बहाने बनाते हो? आप यही कहते होंगे कि मैम मुझे बुखार था, पेट दर्द था, कॉपी गुम हो गई थी, बिजली चली गई थी, नींद आ रही थी, घर में मेहमान आ गए थे, या मम्मी ने समय नहीं दिया। फिर अगला प्रश्न, बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं? बहाने ना बनाने पड़ें, इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो बहाने तब बनाने पड़ते हैं जब हम काम समय पर नहीं करते या डरते हैं। इसे रोकने के लिए समय पर काम करें,
ईमानदार रहें और डरने की बजाय सच बोलें। अगला प्रश्न अनुमान से संबंधित। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। कहानी में बच्चे ने अनेक प्रकार के अनुमान लगाए हैं। क्या आपने कभी किसी अनदेखे व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान आदि के विषय में अनुमान लगाए हैं? किसके बारे में, क्या, कब? विस्तार से बताइए। तो संकेत भी दिया गया है, जैसे पेड़ से आने वाली आवाज सुनकर किसी प्राणी का अनुमान लगाना, कहीं दूर रहने वाले किसी संबंधी, रिश्तेदार के विषय में सुनकर उसके संबंध में अनुमान लगाना। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिख सकते हैं। एक बार मैंने रात को खिड़की के पास पत्तियों के हिलने की आवाज सुनी। मुझे लगा कि कोई जानवर है। जब झांक कर देखा तो वह बिल्ली थी। इसी तरह एक बार मैंने किसी रिश्तेदार के बारे में सुना कि वे अमेरिका से आ रहे हैं, तो उनके बारे में सोचता रहा कि कैसे दिखते होंगे, क्या लाएंगे आदि। अब अगला प्रश्न है घर का सामान। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। कहानी में बच्चे के घर थर्मामीटर यानी तापमापी खोजने पर वह मिल नहीं पाता। आम तौर पर हमारे घरों में कोई ना कोई ऐसी वस्तु होती है जिसे खोजने पर भी वह नहीं मिलती, जिसे कोई मांग कर ले जाता है या हम जिसे किसी से मांग कर ले आते हैं। अपने घर को ध्यान में रखते हुए ऐसी वस्तुओं की हमें सूची बनानी है। तो यहाँ पर दिया गया है जो खोजने पर भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं घर की ऐसी जो हमें समय पर खोजने पर नहीं मिलती। जैसे कई बार हमारा रिमोट गुम हो जाता है। ठीक है, तो रिमोट लिख सकते हैं। कई बार चश्मा गुम हो जाता है, चश्मा भी नहीं मिलता ढूंढने पर जब हमें चाहिए होता है। पेन या पेंसिल लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमें कुछ जरूरी चीज नोट करनी हो और उसी समय हमें पेंसिल या पेन नहीं मिलता। और फिर दूसरे कॉलम में लिखना है जो कोई मांग कर ले जाते हैं। कोई चीज आपसे मांग कर ले गए, जैसे आपसे एक कैंची ले गए मांग कर आपके पड़ोसी, या कोई भी किताबें ले गए पढ़ने के लिए। ठीक है, या मोबाइल चार्जर ले गए कि थोड़ी देर के लिए अपना चार्जर दे दीजिए, है ना। फिर अगली तालिका में लिखना है जो आप किसी से मांग कर लाते हैं। जैसे आप मांग कर ले आए, किसी से हथौड़ी ले आए, आपके घर में नहीं है तो आप किसी के घर से ले आए, पड़ोसी के घर से। सुई धागा ले आए। ठीक है, इसके अलावा क्या ला सकते हैं? कुछ भी जो जो भी आप अपने रोजमर्रा की काम में यूज में लाते हैं, जैसे पेचकस हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न खान पान और आप। कहानी में सुधाकर काका को बीमार होने पर साबूदाने की खीर दी गई थी। आपके घर में किसी के बीमार होने पर उसे क्या क्या खिलाया जाता है? जब कोई घर में बीमार होता है तो उसे गर्म पानी, खिचड़ी, ताजे फल और कभी-कभी साबूदाने की खीर या दही चूड़ा भी दिया जाता है। यह चीजें पचने में हल्की होती हैं और शरीर को आराम देती हैं। फिर अगला प्रश्न, कहानी में बच्चे को बहुत सी चीजें खाने का मन है। आपका क्या-क्या खाने का बहुत मन करता है? मुझे बहुत सी चीजें खाने का मन करता है, जैसे आलू के पराठे, पकौड़ी, पिज़्ज़ा और समोसा। इसके अलावा गर्मा गर्म चाय और बटर टोस्ट भी पसंद है। आप अपनी पसंदीदा चीज इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, कहानी में बच्चा सोचता है कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमारी या उपवास में क्यों मिलती है? आपके घर में ऐसा क्या-क्या है जो केवल विशेष अवसरों या त्योहारों पर ही बनता है? मेरे घर में विशेष अवसरों या त्योहारों पर खास पकवान बनाए जाते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी पर मोदक, दीपावली पर नमकीन और मिठाइयाँ, होली पर गुजिया। ये चीजें विशेष अवसरों पर ही बनती हैं। अगला प्रश्न, कहानी में बच्चा सोचता है कि अगर वह स्कूल जाता तो उसे ठेले पर नमक मिर्च वाले अमरूद खाने को मिलते। आप अपने विद्यालय में क्या-क्या खाते पीते हैं? विद्यालय में आपका रुचिकर भोजन क्या है? तो लिखेंगे आप, मैं विद्यालय में खिचड़ी, फल, बिस्किट और कभी-कभी समोसे खाता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा खिचड़ी पसंद है। अगला प्रश्न, इस कहानी में
भोजन से जुड़ी बच्चे की कई रोचक बातें बताई गई हैं। आपके बचपन की भोजन से जुड़ी कोई विशेष याद क्या है, जिसे आप अब भी याद करते हैं? मुझे बचपन में गर्मा-गर्म पकौड़ी और आलू के पराठे के साथ चाय पीने का बड़ा मज़ा आता था। यह याद मुझे हमेशा बहुत प्यारी लगती है और खासकर सर्दी के मौसम में। अगला प्रश्न, कहानी में बच्चा भोजन की सुगंध से रजाई फेंककर रसोई में झांकने लगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में किसी विशेष खाने की सुगंध से आप भी रसोई में जाकर तुरंत देखना चाहते हैं कि क्या पक रहा है? आपको किस-किस खाने की सुगंध, खुशबू जो है सबसे अधिक पसंद है? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब घर में पकोड़े या पुलाव बनते हैं, तो उनकी सुगंध से मैं तुरंत रसोई में चला जाता हूँ। मुझे पकोड़ों और मिठाइयों की खुशबू सबसे ज़्यादा पसंद है। अब अगला प्रश्न, आज की पहेली। कहानी में आपने खाने-पीने की अनेक वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। अब हम आपके सामने खाने-पीने की वस्तुओं या व्यंजनों से जुड़ी कुछ पहेलियां लाए हैं। इन्हें बूझिए और उत्तर लिखिए। पहली पहेली, रोटी जैसा होता है ये, पर आलू से भरा भरा, घी तेल साथी हैं इसके, दही चटनी से हरा भरा। तो बताओ वो क्या है? तो वो क्या है? आलू का पराठा। फिर अगला है, अगली पहेली, दाल चावल का मेल है यह तो, भारत भर में तुम इसे पाओ, दक्षिण में ये खूब बनता, चटनी सांभर संग संग खाओ, गोल तिकोना इसका आकार, गरम गरम तुम इसे बनाओ, कौन सा व्यंजन होता है यह, बोलो बोलो नाम बताओ। डोसा। ठीक है। फिर अगली पहेली है, नाश्ते का यह बड़ा है खास, महाराष्ट्र में इसका वास, मिर्च मसाले से भरपूर, संग बटाटा भी मशहूर, चटपटी चटनी लगी किसे, बूझो नाम तो खाएं इसे। तो वो है वड़ा पाव, जो मुंबई का फेमस है। ठीक है। फिर अगली पहेली है, बेसन से बने चौकोर या गोल, गुजरात में बड़ा है बोल, खाने में नरम, पानी भरे, धनिया मिर्ची संग सजे, ढोकला। ठीक है। अगली पहेली, गोल गोल पानी से भर के, चटनी सौंठ संग इसे खाओ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गली मोहल्लों में भी पाओ, खट्टी मीठी तीखी हाय खाना तो इसे हर कोई चाहे। तो वो है गोल गप्पे पानी पूरी। पानी पूरी, गोल गप्पे। ठीक है। कहीं पे पानी पूरी कहते हैं, कई लोग इसे गोल गप्पे कहते हैं, तो अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। अगली पहेली, हरे साग संग मुझको पाओ, मक्खन के संग मुझको खाओ, आटा मेरा हल्का पीला, स्वाद मेरा बड़ा रंगीला। अब हरे साग के साथ क्या खाया जाता है? जब भी साग बनता है तो उसके साथ कौन सी रोटी खाई जाती है? मक्की के आटे की, है ना? तो वो क्या है? इसका रंग जो होता है आटे का, हल्का पीला होता है। मक्की के आटे की रोटी। ठीक है। फिर अगली पहेली, आग में पकती हूँ, सौंधा सा स्वाद, साथ में खाओ चूरमा बन जाए फिर बात, गरम दाल से मुझको प्यार, राजस्थान का मैं उपहार। वो क्या है? राजस्थान का फेमस डिश जो है वो है दाल बाटी चूरमा। फिर अगली पहेली, गोल गोल और श्वेत रंग का, रस से भरा हुआ हूँ खूब, मीठी दुनिया का महाराजा, चाशनी मीठी डूब डूब। गोल गोल और श्वेत रंग यानी सफेद रंग का, रस से भरा हुआ होता है और मीठा होता है और चाशनी में डूबा होता है। तो क्या है वो? रसगुल्ला। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको इस पार्ट के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।